हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीजी पाठशाला। आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एम लक्ष्मीकांत बुक से जो हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे थे उसी से रिलेटेड आगे का भाग लेके आ गई हूँ। मैं आगे के क्वेश्चन लेके आ गई हूँ और आज हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। और इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव बने हैं आज तक, ठीक है, वो सब क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और क्या क्या उसमें था। साथ ही साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलूँगी और आपको समझाऊंगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका है। तो संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता, तो ये गलत है। विधिक प्रभाव रखता है। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता, तो ये भी गलत है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, या फिर संविधान का भाग है किंतु उनके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। संविधान का भाग है किंतु उनके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कब प्रस्तुत किया गया। संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब अपनाया गया। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया। पेश कब किया गया? 13 दिसंबर को। और स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी को। ठीक है। प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोक से होता है, जिसके यह सूचित होता है कि संविधान को भारतीय जनता ने बनाया तथा संप्रभुता अंतिम रूप से भारत के लोगों में निहित है तथा उद्देशिका महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अब देखिए क्या क्या सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या कहा है। बेरूबाड़ी मामले में 1960 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरूबाड़ी मामले 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। पहली बार जब वाद हुआ तो उसमें बोला कि नहीं, संविधान का अंग नहीं है। परंतु केशवानंद भारती वाद में ना, जो कि 1973 को आया, उसमें प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग मान लिया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है तथा यह संविधान के अन्य अनुच्छेदों की व्याख्या में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। मतलब वो बताता है कि हमारा देश का ढांचा कैसा होगा। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ज्ञातव्य है कि संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए। प्रस्तावना या इसके किसी भाग को विधिक रूप में न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। साथ ही साथ में न्यायिक समीक्षा का अर्थ है न्यायपालिका कार्यपालिका के आदेशों और व्यवस्थापिका के कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। ठीक है। तथा विधि विरुद्ध व या असंवैधानिक पाए जाने पर अवैध घोषित कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्ष, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है। तो मूल अधिकारों के रूप में परिभाषित नहीं करता है। ठीक है। अब मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्ष तो बोलता है, पंथ निरपेक्ष तो बोलता है, संघवाद फेडरलिज्म है यही बोलता है, लेकिन मूल अधिकारों लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। लेकिन ये जैसा बोला है वैसा एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। दूसरा है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा करता है। तो ये क्वेश्चन सही है और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत संविधान अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है। चलिए, तो कौन सा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है। व्हाट इज द, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यह लागू नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना थोड़ी ना लागू किया जा सकता है। प्रस्तावना तो सिर्फ पढ़ने के लिए, प्रियम्बल सिर्फ पढ़ने के लिए है कि क्या क्या उसमें हो सकता है, जैसे कि फ्रंट पेज होता है उसी तरीके से। लेकिन उसको लागू कैसे करेंगे? वो तो पहले से फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के तहत लागू है। ठीक है, लेकिन प्रस्तावना लागू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो ये कथन सही है। दूसरा कारण है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, बात सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, या राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो राज्य के मुखिया को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं, जैसे कि पीएम जो होते हैं उनको हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं क्या, मतलब वो बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप का जो वर्ड का यूज़ किया गया है वो गलत हो जाएगा। पहला हमारा सही है। ठीक है, दूसरा हमारा उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने भी आदेशित किया, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 सही है, हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। ठीक है, लौकिक सार्वभौमिकता, ठीक है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, तो प्रारंभ ही होती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसे के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव हम सबको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, और ये प्रस्तुत किए थे 13 दिसंबर को। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्पित करते हैं। मतलब वो डेट कौन सा था जब संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्पित किया गया? तो वो डेट था, आप सभी को पता होगा, 26 नवंबर 1946 को किया गया। तो आप बोलेंगे 26 जनवरी को 1950 को लागू हुआ हमारा संविधान। हाँ, ये बात तो सत्य है, लेकिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्पित जो है ना, तो वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका मुख्य रूप से जिन तत्वों का उल्लेख करती है उनमें शामिल है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो पूछा जाता है कि कितने टाइप के न्याय होते हैं, तो न्याय 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? सामाजिक, सोशल, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो बोलेंगे स्वतंत्रता कितने टाइप के होते हैं? तो 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो समता कितने टाइप के होंगे बोलेंगे? तो 2 टाइप की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्पित करने की 26 नवंबर 1949 की तिथि भारतीय संविधान के उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया। इसमें आर्थिक न्याय का आशय है कि राज्य में सभी नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो। ठीक है, आर्थिक न्याय का अर्थ है कि सबकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। मुझे लगता है कि आपको इससे अभी तक बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है इस सीरीज़ में, आप हमारे पूरे पुराने वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिसके कारण मतलब जिससे उनका CGPSC में
सीजीपीएससी से पहले उनका अच्छा रिवीजन हो जाए। और सिर्फ सीजीपीएससी ही नहीं, ये बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, इवन भारत के भी जितने एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? ठीक है, तो आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है उद्देशिका में किया गया है। आपको पता है प्रियम्बल में तो किया गया है, लेकिन साथ ही साथ में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी किया गया है आर्थिक न्याय। ठीक है, आर्थिक न्याय न्यूनतम मजदूरी, ठीक है, जो कि उसके जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण होती है, उसी को बोला जाता है। तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। हमारा आंसर बी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा आप लोग। भारत के संविधान में आमुख का लक्ष्य उनके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो मतलब क्या सुनिश्चित करना है? सामाजिक और आर्थिक न्याय, तो ये तो सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये भी सही है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, ये भी सही है। डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो चौथा भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द फोर, सभी चारों सही है। हमारी प्रस्तावना में दिया गया है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, अवसर की समता का यूज़ किया गया है। समानता का अर्थ होता है कि इक्वल, लेकिन समता का अर्थ होता है कि कहीं पे अगर कुछ लोग, जैसे कि अभी हमारे देश में समता है, समता का है, इसका अर्थ क्या है कि हमारे देश में जो कुछ निम्न वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए हम थोड़ा सा भेदभाव कर सकते हैं, तो इसी का अर्थ होता है समता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, मैं बताई थी कितने प्रकार के न्याय होते हैं, 3 प्रकार के न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की, और जो भ्रातृत्व होता है, बंधुत्व, सिर्फ वो एक टाइप का है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो क्या बोले थे, न्याय जो है ना वो 3 टाइप के हैं। तो कौन कौन से न्याय हैं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, और न्याय कितने टाइप के? 3 टाइप के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने टाइप के? 3 टाइप के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता कितने टाइप की? 5 टाइप की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समता जो है, या फिर इसी को समानता भी बोला जाता है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता यहाँ पे लिया हुआ है। और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, तो बंधुता एक टाइप की बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारतीय संविधान के उद्देशिका से स्पष्ट है कि 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 टाइप की हैं, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। समानता या समता 2 प्रकार के हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। एक भ्रातृत्व, एक है बंधुत्व का वर्णन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो आप सबको पता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो 3 टाइप के न्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, ठीक है, धार्मिक न्याय नहीं है। ठीक है, धार्मिक न्याय नहीं है, रिलीजियस जस्टिस। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन न्याय जो है वो आर्थिक न्याय था। ठीक है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। तो याद रखिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक क्या है? न्याय है। ठीक है, आर्थिक न्याय है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में संविष्ट नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, आर्थिक न्याय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 ईस्वी में लागू संविधान के अंग थे, तो ये तो गलत है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये शब्द, तीनों शब्द जो हैं वो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया, लेकिन वो लागू हुआ 1977 में, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कथन सही है बोला है तो बी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। उक्त शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। यह अधिनियम 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है? तो क्या बोले थे, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण संप्रभु, तो संप्रभु सबसे पहले आएगा, संपूर्ण संप्रभु, है ना। फिर उसके बाद में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, उसके बाद में अखंडता था। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए। प्रश्नानुसार सही क्रमबद्धता संपूर्ण समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या था, पर प्रजातांत्रिक नहीं था। ठीक है, तो सही शब्दों को विचारों में व्यवस्थित करना है, मतलब कि सबसे पहले क्या आया था। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो प्रभुत्व संपन्न सबसे पहले आया था, मतलब सी पहले आएगा। उसके बाद में समाजवादी आया था। ठीक है, तो पहले सी फिर ए, फिर उसके बाद में क्या आया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक जो है वो लास्ट में आया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए, सी ए डी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो बाद में जोड़ा गया था 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो 1, 2, 3 सम्मिलित नहीं थे, आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? 1950 की बात कर रहा है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं जुड़े थे, तो समाजवादी इसमें है, पंथ निरपेक्ष और ये नहीं था। ठीक है, हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के पूर्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दों का उल्लेख है, जो कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति को दर्शाता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, 1975 में सम्मिलित नहीं था, तो मैंने ही बताया था 3, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो अखंडता शब्द इसमें सम्मिलित नहीं था। अब कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन विविध है, जिसमें कुछ दूसरी चीज़ें भी ऐड कर दी जाती है ना। तो पहला 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता संसदनात्मक सरकार है, मतलब कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं, अध्यक्षात्मक सरकार जो है वो अमेरिका का है, तो हमारा आंसर बी गलत हो जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका है, और फेडरल गवर्नमेंट है।
ठीक है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान भारत में एक संसदीय शासन प्रणाली की अनुशंसा करता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह उसका प्रयोग स्वयं अपने या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अतः स्पष्ट है कि संसदीय व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार है, मतलब कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इंडिया इज द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये तो सही है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। भारत अपने स्वयं से राष्ट्रमंडल में ऐड हुआ है, इससे इसकी भारत की कोई भी छवि या फिर संप्रभुता कम नहीं होती। और संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि हम खुद के लिए जब अपने खुद से अपना डिसीजन ले सकें, उसी को ही संप्रभु कहा जाता है। और कोई दूसरा जो शक्ति है वो हमको ऑपरेट ना करे, ठीक है। तो हमारा केवल आंसर ए सही हो जाएगा, क्योंकि सही उत्तर चूज करना है। नेक्स्ट है, संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक अथवा बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से यह अलग घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ठीक है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये सबसे पहले बोला था, मतलब नहीं, सबसे पहले तो केशवानंद भारती मामले में बोला था, लेकिन इस ऑप्शन में केशवानंद भारती मामला नहीं दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1994 में बना था, बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने बेरूबारी के मामले में उन्होंने कहा था, 1960 में जो आया था उसमें कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती के मामले में बोला कि वो भाग है। और साथ ही साथ में बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 1994 में हुआ, उसमें भी बोला गया कि वो भाग है। में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 के मामले में भी उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ठीक है, उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, किस मामले में घोषित किया गया? ठीक है, नहीं है बोला है, तो बेरूबारी संघ में बोला गया कि नहीं है और केशवानंद भारती मामले में बोला कि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। तो उद्देशिका का जो विचार है ना, वो यूएसए से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था, लेकिन जो उसकी भाषा जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया की उद्देशिका की भाषा से लिया गया। भारतीय संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का स्रोत अमेरिकी संविधान प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है और प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा और ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा, तो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा फंडामेंटल मतलब आर्टिकल 32 को कहा, ठीक है। लेकिन संविधान प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है, प्रियम्बल को, उद्देशिका को। ये क्वेश्चन कई बार आया है, देखो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के एम मुंशी ने, ये इम्पोर्टेंट है, के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? भारत को धर्मनिरपेक्ष वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना।
संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। मूलतः भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन नहीं था, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना को में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है तथा संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव कौन व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है और भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो सबसे सही ये हो जाएगा, भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, देयर इज नो रिलीजन ऑफ ए स्टेट इन इंडिया, कोई धर्म नहीं है, इसका मतलब कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। देखिए, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता भारत में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है व्यक्त करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अभिप्राय नहीं है, क्योंकि लोगों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ सिर्फ यह होगा कि संसद को जनता पर किसी विशेष धर्म को थोपने की शक्ति नहीं है होगा, अर्थात राज धर्म के प्रति तटस्थता का भाव रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा? तो जन्म कुंडली किसने कहा था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। के.एम. मुंशी ने कहा था। किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा। के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा और समानता भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई? ठीक है, तो भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई तो केशवानंद भारती मामले में कहा। तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि केशवानंद भारती मामले में कहा गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की। उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, ये भी केशवानंद भारती मामले में कहा गया था। और उद्देशिका में संविधान संशोधन मूलभूत ढांचे के अलावा किया जा सकता है, उद्देशिका न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान के अंग के रूप में निम्नलिखित में से किस वाद में स्वीकार किया गया? ठीक है, प्रस्तावना को संविधान के अंग के रूप में किसमें स्वीकार किया गया? तो केशवानंद भारती मामले में किया गया था। ठीक है, केशवानंद भारती वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द रिपुलिएशन कॉन्सेप्ट? गणतंत्री अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, या फिर सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, तो ये तो गलत है। कौन सा नहीं है बोला है? तो राजा में निहित हो, और गणतंत्री अवधारणा में ये तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि रिपब्लिकन का अर्थ ही होता है, ठीक है, गणतंत्र का अर्थ ही होता है कि एक सर्वोच्च एक राजा नहीं होगा, ठीक है, एक समान में एक व्यक्ति के पास सर्वोच्च शक्ति नहीं होगा। ठीक है, तो एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ये सही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, तो ये भी सही है। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, तो ये भी सही है। भारत की गणतंत्रीय अवधारणा के अंतर्गत राज्य की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है तथा सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान को सौंपी गई है। इसलिए भारत की गणतंत्रीय सरकार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में बहुमत से बनती है। अतः राज्य की सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में निहित नहीं होती, अपितु शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था की गई है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है, जो संविधान द्वारा निश्चित अपने क्षेत्र की शक्तियों का समुचित संचालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। भारत का अपना एक संविधान है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, लोकतांत्रिक देश है
और इसका मतलब है क्या कि भारत का एक संविधान है? तो नहीं। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, लेकिन बी ए का सही मतलब आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि यहाँ जनता द्वारा सरकार एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित होती है। अतः कथन ये सही है। भारत का अपना लिखित संविधान है, अतः कारण आर भी सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य है, तो ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है बोला है? तो यहाँ पे हो जाएगा सब सही, 1 2 3 4 सब सही है। ठीक है, संप्रभुता संपन्न राज्य होने के साथ साथ भारत की सामाजिक व्यवस्था लोकतांत्रिक ढंग से चलती है। उद्देशिका और नीति निर्देशक तत्वों से स्पष्ट होता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है वह मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से व्यक्त होता है। अतः भारतीय संविधान तथा संविधान निर्माताओं के उद्देश्य को संविधान की प्रस्तावना प्रतिबंधित करती है। साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में आदर्शों, देखो उद्देशिका की रूपरेखा दी गई है, उनकी आगे व्याख्या किसमें की गई है? तो मूल अधिकार में तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में जो प्रस्तावना में जो दिया गया है वो सबकी व्याख्या वो तीनों में है। किसमें किसमें? मूल अधिकार में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है और मौलिक कर्तव्य में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो भारतीय संविधान के तो उद्देश्य है ना, उसको प्रतिबंधित कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है, सही है। भारत एक समाजवादी राज्य है, सही है। राजनीतिक समानता है और साम्यवादी राष्ट्र है। कम्युनिस्ट तो भारत है ही नहीं। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? तो जो उनका जो थॉट्स है वो प्रियम्बल या उद्देशिका या प्रस्तावना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया जाता है? तो इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, भारत दैट इज़ इंडिया, हिंदी इंग्लिश में दोनों में नाम दिया है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, इंडिया दैट इज़ भारत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएंगे। तो क्या हमारा सही है? बताइए, ए सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए, सामाजिक आर्थिक, क्योंकि समता होती है, मैं बताई थी पहले कि समता का मतलब होता है कि किसी दूसरे पर्सन को जो लो हैं उनको उठाने के लिए हम किसी दूसरे को डिग्रेड करते हैं, मतलब उसको नीचे लाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? समता बोलते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, तो ये सही है। और समान लोगों में विधि समान होगी। ठीक है, जो समान लोग हैं उसमें विधि समान होगी और समान रूप से शासित किए जाएंगे, तो ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान है। इसका तात्पर्य है कि राज्य अक्षम लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(4) व 16(4) में, ठीक है, इसमें 16 में रिजर्वेशन दिया है और 15 में भी वही दिया है, धर्म के आधार पर, मतलब धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर
विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का उल्लेख है, किंतु इसका तात्पर्य है आरक्षण अक्षरशः समानता नहीं है, बल्कि समान स्तर के लोगों के साथ समान व्यवहार है। इसलिए समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अतः कथन ए कारण दोनों सही है और आर का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो प्रमुख स्रोत न जनता है, हम भारत के लोग, है ना। प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द हम भारत के लोग यह इंगित करते हैं कि भारतीय संविधान का स्रोत जनता है और भारतीय शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है तथा भारतीय जनता ही संविधान के अंगीकृत और अधिनियमित किया गया है। संविधान के किसी भी प्रावधान में पृथक रूप से यह इंगित नहीं किया गया कि शासन की समूची शक्तियां जनता से प्राप्त हुई हैं। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट है कि संविधान का आधार जनता है और इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुए हैं। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूची। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे मैम समझ नहीं आया, तो मैं उसको समझाने की प्रयास करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बाय बाय, मैं फिर मिलती हूँ।